1600 AD इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आती है और पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखा के बड़ी मुश्किल से मुगल बादशाह जहांगीर से इंडिया में ट्रेड की इजाजत लेने में कामयाब हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अंग्रेज पूरे इंडिया में ट्रेड की गर्ज से फैलने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें मुगल एम्परर्स के अंडर कमांड रह के ट्रेड करने का मजा नहीं आ रहा होता और इसीलिए पॉलिटिकल पावर हासिल करने की गर्ज से 1686 में अंग्रेज मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि दे आर गोइंग टू कॉन्फ्रंट द माइटी मुगल्स। और इसी मिसकैलकुलेशन की वजह से अंग्रेज बुरी तरह औरंगजेब की फौज के हाथों शिकस्त खाते हैं। इस गद्दारी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकलने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए माफी मांग के और मुगल एम्परर्स के पांव पकड़ के ये फैसला रोल बैक करवा लेते हैं। अब अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि मुसलमान मुगल बादशाहों को रिश्वत या लालच की बेस पे ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता और यहाँ से शुरू होता है डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी का सफर। 1707 में बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी बादशाह आए सब कमजोर और बुजदिल थे और इस चीज का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर तरीके से उठाया और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। साल गुजरते गए और मुगल सल्तनत कमजोर से कमजोर तर होती गई, इतनी कमजोर कि आखिरकार 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा के शहर रंगून में कैद करके पूरे इंडिया में अपनी हुकूमत कायम कर दी और बहादुर शाह जफर के बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब अंग्रेज खुल के खेलना चाहते थे और मुसलमान, हिंदू और सिख कौमों को गुलाम बना के उन पे हुकूमत करना चाहते थे। लोगों पे भारी टैक्सेस लगा के जुल्म सितम करके हमेशा सप्रेस्ड रखना चाहते थे और इसी वजह से मुसलमान, हिंदू और सिखों ने अंग्रेजों की नाइंसाफियों से तंग आकर 1857 में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया। ये जंग भी मिसकैलकुलेटेड थी क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से इंडिया का कंट्रोल हासिल कर चुके थे और हर तरह से पावर में थे। मुसलमानों और हिंदुओं को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा और इवेंचुअली हुआ ये कि इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने यह हुकूमत मुसलमान बादशाहों से ही खींची थी। कई शहर तबाह कर दिए गए, चौराहों पे फांसियां दी गईं, कई कई दिनों तक बॉडीज को लटका के रखा जाता था। इन हालात में मुसलमान फाइनेंशियली, एजुकेशनली और सोशली तौर पे इंतहाई कमजोर हो चुके थे। इस सब की वजह ये थी कि मुसलमानों के पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी, शऊर नहीं था जो उन्हें एक बार फिर से खड़ा कर सकता। और इस टफ टाइम में आते हैं सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में सर सैयद अहमद खान जंग आजादी का हिस्सा नहीं थे, जिसकी कुछ रीजंस थी। एक तो ये कि वो ऑलरेडी एज अ जज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे। दूसरा ये कि उनका सोचने का एंगल बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ था और उनका कहना था कि मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने की बजाय इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें और उस एजुकेशन की बेस पे अपने हकूक हासिल करें, क्योंकि अंग्रेजों से लड़के कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है और उल्टा हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इवेंचुअली हुआ भी यही कि जंग हारने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही बर्दाश्त करना पड़ा। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे वक्त पे मुसलमानों के लिए रोशनी बन के आते हैं कि जब मुसलमान हर तरह से अंधेरों से घिर चुके थे। उन्हें हमेशा से ये यकीन था कि अगर मुसलमानों के पास वेस्टर्न और मॉडर्न एजुकेशन ना हुई तो मुसलमान हमेशा ऐसे ही पिसते रहेंगे। और इसी क्राइसिस से निपटने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। इस मूवमेंट का असल मकसद यही था कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान जो नफरत है वो खत्म हो, ताकि एक पीसफुल माहौल में रह के मुसलमान तालीम हासिल कर सकें और तरक्की कर सकें। और उन पे कुफर के फतवे भी इसी वजह से लगाए जाते थे क्योंकि वो मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करने पे जोर देते थे। एजुकेशन में यही ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए उन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था वेस्टर्न रिसर्चेस को और बुक्स को उर्दू जुबान में ट्रांसलेट करना। अब मुसलमानों को तो ये चीज समझाने में कामयाब हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ अंग्रेजों को भी ये समझाना चाहते थे कि 1857 की जंग आजादी आखिर हुई क्यों थी। और अंग्रेजों को ये समझाने के लिए उन्होंने एक रिसाला लिखा, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यानी असबाब बगावत हिंद। उन्होंने इस रिसाले के जरिए अंग्रेजों को भी ये समझाने की कोशिश की कि 1857 में मुसलमान और हिंदू इसलिए ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हुए थे क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसीज और रूल्स ऐसे थे जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। सर सैयद अहमद खान का मेन मकसद ये भी था कि मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान नफरतें खत्म की जाए। उन्होंने बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे जिनमें तहजीबुल इखलाक, लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया और मुस्लिम ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज जैसी किताबें भी शामिल हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक 1867 में उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उर्दू की जगह हिंदी जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है और इस वजह से इंडिया में एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता है और एक बार फिर से सब कॉन्टिनेंट में एक हलचल पैदा हो जाती है। इंडिया में चूंकि मुगल हुकूमत खत्म हो चुकी थी और हिंदू मेजोरिटी में थे, तो हिंदुओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू की बजाय हिंदी होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मेजोरिटी इज अथॉरिटी वाली गेम चला के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब होता यह है कि मुसलमान और हिंदुओं में एक बार फिर से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जो कि हमेशा से अंग्रेजों की रूलिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। खैर, इन्हीं हालात में वक्त गुजरता जाता है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अंग्रेज सोचने लगते हैं कि इससे पहले कि 1857 की बगावत जैसा कोई और इंसिडेंट हो, इंडियंस को पॉलिटिक्स में शामिल कर लेना चाहिए ताकि इंडियन अवाम की कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई हो। और इसी बिना पे 1885 में A.O. ह्यूम ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इस पार्टी का मकसद ये था कि इंडियन मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और तमाम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करे और उनके मसाइल हल करे। बाकी कम्युनिटीज का तो पता नहीं, लेकिन ये पार्टी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने में और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम रही। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा देते थे, लेकिन 1898 में सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में आने की अशद जरूरत पड़ गई थी। 20th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी और शुरू में ही 1905 में बंगाल, जो कि एक बहुत बड़ा सूबा था, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिससे मुसलमान तो बहुत खुश हुए, लेकिन हिंदू कम्युनिटी अंग्रेजों के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि बंगाल का जो ज्यादा डेवलप्ड हिस्सा था वो मुसलमानों की साइड पे चला गया था। और इसी वजह से गुस्से में आके हिंदुओं ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया और इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। और नो डाउट अंग्रेजों को इस मूवमेंट से इकोनॉमिकली नुकसान भी उठाना पड़ा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय बन के इंडिया में आ चुके थे और कांग्रेस क्योंकि मुसलमानों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर नहीं पा रही थी, तो मुसलमानों का एक डेलीगेशन सर आगा खान की लीडरशिप में लॉर्ड मिंटो के पास गया और सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड की। तब तक मुसलमानों की कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लॉर्ड मिंटो ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इवेंचुअली हुआ ये कि 1906 में मुसलमानों ने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग बना ली, जिसका प्रेसिडेंट भी सर आगा खान को ही बनाया गया। यहाँ मुस्लिम लीग बनती है और दूसरी साइड पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन एक बात जो जहन में रखनी चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये टाइटल उन्हें हिंदुओं की पॉलिटिकल लीडर सरोजिनी नायडू ने ही दिया था, क्योंकि कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ चले। और ये बात तब की है कि जब पाकिस्तान बनाने की कोई डिमांड नहीं की गई थी। कुछ सालों बाद मुसलमानों की शदीद इसरार पे 1913 में कायदे आज़म मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेती है। पॉलिटिकल माहौल में एक बार फिर से हलचल तब होती है जब अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज्म अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक पैट्रियोटिक इंडियन थे, इसलिए 1904 में उन्होंने ये नज्म लिखी थी जिसे तराना हिंद कहा गया था। अब इससे पहले अल्लामा इकबाल का नाम कहीं नहीं आया था, लेकिन ही वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि एक फिलोसोफर और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। लेकिन अब क्योंकि इंडिया में हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और कांग्रेस का भी किबला बदल चुका था, तो 1930 में उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपीके और ईस्टर्न इंडिया में असम और बंगाल को एक अलग स्टेट बनाने की सजेशन दी। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी ने मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट का आइडिया दिया था, और इसीलिए अल्लामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। दूसरी साइड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही थी, ताकि इंडिया में एक प्रॉपर लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इंडिया में हालात उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुके थे। और इसीलिए 1930 से 1932 तक लंदन में 3 मरतबा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया जाता है ताकि मुतफिका राय से कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। लेकिन तीनों दफा कोई रिजल्ट नहीं निकलता और इवेंचुअली होता यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है। कायदे-ए-आज़म ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिस्पॉन्स से तंग आकर लंदन चले गए, लेकिन अल्लामा इकबाल और बाकी लीडर्स ने एक बार फिर उन्हें वापस बुलवा लिया, क्योंकि इंडियन मुसलमान जानते थे कि कायदे-ए-आज़म ही वो इंसान है जो अल्लामा इकबाल और करोड़ों इंडियन मुसलमानों का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तब तक चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम अपने पैम्फलेट नाउ और नेवर में सजेस्ट भी कर चुके थे। वक्त गुजरता रहता है और 1937 में पहली बार जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिनमें मुस्लिम लीग भी हिस्सा लेती है, लेकिन मुस्लिम लीग इन इलेक्शंस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाती और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। इस दौरान हिंदू मुस्लिम फसाद भी अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं और मुसलमानों के लिए इंडिया में रहना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। खैर ठीक 2 साल बाद 1939 में कांग्रेस अपनी तमाम सीट्स और मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर देती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एक बार फिर से इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में धकेलने का प्लान बना लिया था। कांग्रेस के रिजाइन करते इंडियन मुसलमानों ने सजदा शुक्र अदा किया और इस दिन को यौम निजात का नाम दिया गया। 22 मार्च 1940 को कायदे-ए-आज़म लाहौर में मुसलमानों से एक जलसे में खिताब करते हैं और इस स्पीच में क्लियर वर्ड्स में 2 नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करके रखते हैं। पूरे इंडिया से मुसलमान सिर्फ कायदे-ए-आज़म की तकरीर सुनने के लिए लाहौर में पहुंच चुके थे और हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उस जलसे में इतनी खामोशी से कायदे-ए-आज़म को सुना जा रहा था कि अगर एक सुई भी जमीन पे गिरती तो उसकी भी आवाज सुनाई दे सकती थी। अगले ही दिन 23 मार्च को एक रेजोल्यूशन पेश कर दी गई, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर में सार्केस्टिकली इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया, यानी अपनी तरफ से उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि उसका नाम हमेशा के लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन रख दिया गया। अब इंडियन मुसलमानों को एक डायरेक्शन मिल चुकी थी कि उन्हें एक अपनी अलग स्टेट चाहिए, जिसके लिए हर लेवल पे क्वेश्चन शुरू हो चुकी थी। 1944 से पहले तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आइडिया ऑफ पाकिस्तान को महज एक मजाक समझ रही थी, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि मुस्लिम्स आर नाउ डेड सीरियस टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट।
इस सिचुएशन में राजा गोपालाचारी मिस्टर गांधी को कायदे आजम के पास भेजते हैं ताकि इंडिया को टूटने से रोका जाए। इनफैक्ट मिस्टर गांधी ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन अब कायदे आजम भी अपना फैसला ले चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमानों के तमाम मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ एक अलग स्टेट है। सुभाष चंद्र बोस ने तो कायदे आजम को ये ऑफर भी कर दी थी कि अगर आप पाकिस्तान बनने की डिमांड वापस ले लेते हैं तो आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन कायदे आजम ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। 1945 में एक बार फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी सीट्स जीत ली। 1946 में अब मुस्लिम लीग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी थी और इंडियन गवर्नमेंट में फाइनेंस, हेल्थ और कॉमर्स जैसी मिनिस्ट्रीज भी ले चुकी थी। 1947 में एक बार फिर से पार्टीशन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजा जाता है। अब माउंटबेटन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी तरह से कायदे आजम को रोका जाए, लेकिन एक बार बात करके लॉर्ड माउंटबेटन समझ गए थे कि कायदे आजम का माइंड बदलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस तरह 13 और 14 अगस्त 1947 की रात ठीक 12 बजे 27 रमजान मुबारक को आखिरकार शदीद मुखालफत के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बलदेव सिंह इस पार्टीशन के पेपर पे साइन कर देते हैं और दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क पाकिस्तान आ जाता है।